कितने 5 पॉइंट्स तो लिख लिए होंगे ना सभी ने? हाँ ठीक ठीक ठीक। तो ये 5 में 3 पॉइंट्स थे आपके, है ना? तो फिफ्थ मेन पॉइंट था, उसके अंदर 3 सब पॉइंट्स थे, ठीक है। अब इसके आगे आप 6th पॉइंट लिखना। ये जो 6, 7, 8, 9th पॉइंट हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम, ठीक है। और मैं आप चाहूँगा कि आप बैरिक पे भी चलो, सेक्शन 279 है ना, वहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। 270, चलो जरा सेक्शन 279, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ कंप्लेंट। अब नॉन अपीयरेंस से रिलेटेड आपको अगर याद आ रहा हो तो हम वारंट केस में भी देख चुके हैं कि अगर कंप्लेंट पे केस रजिस्टर हुआ है, द केस इज रजिस्टर्ड ऑन कंप्लेंट, और साथ ही साथ वो ऑफेंस जो है या तो कंपाउंडेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, और जिस दिन डेट फिक्स करी है उस दिन को कंप्लेनेंट नहीं आता है और उसको 30 दिन का नोटिस दिया फिर भी नहीं आया, तो फिर ऐसी स्थिति में जो मैजिस्ट्रेट साहब होंगे वो डिस्चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग है, क्योंकि यहाँ चार्ज फ्रेमिंग तो ऑफिशियली हो नहीं रही है, कोई फॉर्मल चार्ज फ्रेम तो हो नहीं रहा है। तो अगर कोई कंप्लेंट है, ध्यान से सुनिएगा जरा, कंडीशंस किस पे ये अप्लाई होता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और लोग यही गलत करके आते हैं एग्जाम में। अगर कंप्लेंट है, उसके बेसिस पे केस फाइल किया गया था और उस कंप्लेंट के बेसिस पर समन्स इशू किए गए, ध्यान से सुनिएगा जरा, अगर कंप्लेंट के बेस पे केस लगाया और वारंट जारी किया गया तो आपका 279 अप्लाई नहीं होगा। 279 इज एप्लीकेबल व्हेन केस इज रजिस्टर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट एंड समन्स हैज बीन इशूड। अगर समन्स जारी नहीं किए गए तो फिर 279 का एप्लीकेशन नहीं बनता। दो चीजें चाहिए हमें, कंप्लेंट केस चाहिए, उसमें समन्स जारी हुए होने चाहिए, और इसके बाद जो है जिस दिन अक्यूज्ड को अपीयर होने के लिए डेट बताई गई थी या और दूसरी डेट जिसके लिए जिसको एडजॉर्न कर दिया गया था, उस डेट पे क्या होना था, अपीयर होना था, अक्यूज्ड को एडजॉर्न कर दी गई, अगली डेट दे दी गई। हर अगली डेट पे क्या होता है, कंप्लेनेंट जो है उसको आना पड़ता है। अगर वो नहीं आता है तो मैजिस्ट्रेट शेल आफ्टर गिविंग 30 डेज नोटिस, ये पहले नहीं था अभी जोड़ दिया गया, मैंने बताया आपको, वहां भी जोड़ा था वारंट में भी और यहां भी जोड़ दिया, कंप्लेनेंट को 30 दिन का समय देकर कि वो प्रेजेंट हो जाए, आप क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट शेल, वेरी इंपॉर्टेंट, मैजिस्ट्रेट शेल, वहां था आपका डिस्चार्ज, यहां एक्विटल रिकॉर्ड करेंगे। यहां पर क्या रिकॉर्ड करेंगे, एक्विटल रिकॉर्ड करेंगे, अनलेस फॉर सम रीजन ही थिंक्स इट प्रॉपर टू एडजॉर्न द हियरिंग ऑफ द केस टू सम अदर डे, जब तक कि मैजिस्ट्रेट साहब को किसी और रीजन से ये ना लग जाए कि हम एडजॉर्नमेंट दे सकते हैं। अगर एडजॉर्नमेंट दे सकते हैं तो फिर एडजॉर्नमेंट दे देंगे, एक्विटल नहीं रिकॉर्ड करेंगे। और जहां पर कंप्लेनेंट जो है एडवोकेट के थ्रू रिप्रेजेंट होता है या कोई प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है वो प्रोसिक्यूशन कंडक्ट कर रहा है और वहां पर मैजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि भाई कंप्लेनेंट की जो पर्सनल प्रेजेंस है उसकी आवश्यकता नहीं है, तो ऐसे में वो मैजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, उसकी पर्सनल प्रेजेंस को डिस्पेंस कर देंगे और साथ ही साथ केस के साथ जो है प्रोसीडिंग्स के साथ आगे बढ़ जाएंगे। समझ से बात समझ में आ रही होगी। और ये सेम सिचुएशन तब भी लागू होती है, मान लीजिए वो अपनी डेथ के कारण नहीं आ पा रहा है, अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो गई तब भी आपका 279 जो है वो अप्लाई होता है इन बोथ केसेस। ठीक है, मेरे समझ से ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, लिख लीजिएगा जरा इसको। if on the day fixed
इफ ऑन दैट फिक्स्ड डेट, ऐसा लिख लेंगे। एंड समन्स सर्व्ड, समन्स हैज बीन इशूड, ऐसा लिख लेना। समन्स हैज बीन इशूड, सर्व्ड मत लिखो। समन्स हैज बीन इशूड ऑन कंप्लेंट, कंप्लेंट the complainant does not appear, does not appear, the magistrate may, magistrate may नहीं, shall लिखिएगा, the magistrate shall acquit the accused, acquit the accused unless some other reason, unless for some other reason the reason he thinks proper to adjourn, he thinks proper to adjourn. But magistrate may dispense with personal attendance, but the magistrate may dispense with personal attendance या personal appearance, personal appearance, but magistrate may dispense with personal appearance of complainant, of complainant if he is represented by, he is represented by an advocate or prosecution officer, advocate or prosecution officer, and he thinks, prosecution officer, and he thinks personal presence of complainant is not necessary, that personal presence of complainant is not necessary. पैराजेंशर के लिखिएगा, द सेम रूल ऑल्सो गोज फॉर the same rule also goes for non-appearance due to death, non-appearance due to death. आगे लिखिएगा, it is very much necessary, it is very much necessary for application of this section, for application of this section, that case has been instituted on complaint, that case has been instituted on complaint, instituted on complaint, and also that
summons has been issued, and also that summons has been issued and not warrant, and not warrant, and not warrant। ठीक है, दिस क्लियर? सही जरा। पुलिस रिपोर्ट में थोड़ी सीरियसनेस देखी जाती है ना, उसके भी ऊपर हम आगे देख लेंगे, बट वी सम सीरियसनेस इन दैट। अब यहाँ पर सीरियसनेस किसको दिखानी है बताओ ज़रा? कंप्लेनेंट को दिखानी है सीरियसनेस। अब वही कंप्लेनेंट जो है वो सीरियसनेस नहीं दिखा रहा है, फिर उस केस को रिजेक्ट किया जाएगा। उसके लिए भी हम पुलिस रिपोर्ट के लिए भी देख लेंगे, उसके लिए भी प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि उस पर प्रावधान नहीं है। चलो ज़रा आगे बढ़ते हैं। विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। देखिए, जजमेंट देने से पहले कंप्लेनेंट जो है वो कभी भी कंप्लेंट को वापस ले सकता है, बस उसको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? मैजिस्ट्रेट साहब से। मैजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि हाँ देयर आर सफिशिएंट ग्राउंड जिससे उसको परमिट किया जा सकता है कंप्लेंट विदड्रॉ करने के लिए, द मैजिस्ट्रेट कैन अलाउ हिम, द मैजिस्ट्रेट विल परमिट हिम, और फिर वो विड्रॉल कर देगा। और जैसा विड्रॉल होगा, उस विड्रॉल का मतलब क्या होगा? उस विड्रॉल का मतलब समन्स केस में ये होता है कि आपने एक्विटल रिकॉर्ड किया। क्या रिकॉर्ड किया है? एक्विटल रिकॉर्ड किया। ध्यान से समझ रहे हो? डिस्चार्ज वगैरह कुछ ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर चार्ज फ्रेम हो नहीं रहा है, फॉर्मल चार्ज फ्रेम हो नहीं रहा है, वो रीजन मैंने आपको बता दिया है। द कंप्लेन एट एनी टाइम बिफोर अ फाइनल ऑर्डर इज पास्ड, फाइनल ऑर्डर के पास होने से पहले, इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर, satisfies the magistrate that there are sufficient ground for permitting him to withdraw। मतलब परमिशन लेनी है, किसकी परमिशन लेनी है? मैजिस्ट्रेट साहब की। His complaint against the accused, or if there are more than one accused, against all or any of them, किसी के अगेंस्ट भी विड्रॉ कर सकता है या सभी के अगेंस्ट विड्रॉ कर सकता है। मैजिस्ट्रेट मे परमिट हिम टू विड्रॉ द केस एंड shall thereupon, जब भी विड्रॉल अलाउ करेगा मैजिस्ट्रेट, shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so, जिसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट विड्रॉ की जाती है उसके अगेंस्ट एक्विटल रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, लिख लीजिएगा इस बात को। मैजिस्ट्रेट में परमिट, मैजिस्ट्रेट 7th पॉइंट होगा मेरे समझ से आपका, मैजिस्ट्रेट में परमिट withdrawal of complaint withdrawal of complaint before final order, if complainant satisfy him that there is sufficient ground for withdrawal, full stop. Such withdrawal amounts to acquittal, such withdrawal amounts to acquittal, such withdrawal amounts to acquittal। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ जरा इस प्रोविजन में? नहीं है। ठीक है, नहीं वहाँ पर विड्रॉल का कोई प्रोविज़न, वहाँ पर कंपाउंड करना पड़ता है। ठीक है, चलो ज़रा
पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। अब देखिए जरा, अगर कोई प्रोसीडिंग पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुई है, अगर कोई प्रोसीडिंग पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुई है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिसको सीजीएम ने परमिट कर रखा है, सैंक्शन दे रखा है, ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग किसी भी स्टेज पर बिना जजमेंट प्रोनाउंस करे प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं, प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। अब देखो, प्रोसीडिंग को स्टॉप किया तो दो चीजें देखनी है अगर आपको, अगर प्रोसीडिंग, पहली बात, अगर प्रोसीडिंग आपने स्टॉप करी और ये बिना किसी मेजर विटनेस को एग्जामिनेशन, क्योंकि यहां पे चार्ज तो फ्रेम होगा नहीं, तो विटनेस का एग्जामिनेशन ही देखना पड़ेगा हमें, बिना किसी मेजर विटनेस को एग्जामिन करे आपने क्या कर लिया, प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया, आप डिस्चार्ज कर देंगे, अक्यूज्ड को डिस्चार्ज का ऑर्डर रिकॉर्ड करेंगे। अब कोई मेजर विटनेस जो है वो एग्जामिन हो चुका है, some major witnesses have been examined। अब अगर वो एग्जामिन हो गए हैं और उसके बाद आप जो है प्रोसीडिंग को स्टॉप करते हैं, तो फिर आप जो है एक्विटल का ऑर्डर रिकॉर्ड करें। आ रही है बात समझ? क्योंकि यहां पर चार्ज फ्रेम नहीं हो रहा है, केवल सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन जो है वो नोटिफाई किया जाता है अक्यूज्ड को। तो मैंने बताया कि अगर कोई समन्स केस जो है पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुआ है, किस पर इंस्टीट्यूट हुआ है, पुलिस रिपोर्ट पर, तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं या जो आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जिनको सैंक्शन मिला हुआ है सीजीएम से, वो अपने रीजंस को रिकॉर्ड करने के बाद में किसी भी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ये जो समन्स केस वाली प्रोसीडिंग है जो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुई है, उसको स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉपल अगर कब लगाया जाता है, विटनेस एग्जामिन, मेजर विटनेस एग्जामिन होने के बाद, कोई मटेरियल विटनेस एग्जामिन होने के बाद, एक्विटल का ऑर्डर, और अगर उसके पहले तो फिर आपका डिस्चार्ज का ऑर्डर बनाया जाए। देखो अभी जरा सब जगह आपका एक्विटल एक्विटल हो रहा था ऊपर के प्रोविजंस में, यहां पर थोड़ा सा अंतर है, और यही अंतर जो है महत्वपूर्ण हो जाता है आपका एग्जाम के लिए। मेरी समझ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए जरा लिख लीजिए इसको, पॉइंट नंबर 8। इन समन्स केस instituted otherwise than upon complaint, otherwise than upon complaint, ब्रैकेट में लिख लेना, पुलिस रिपोर्ट, मैजिस्ट्रेट ओन इंफॉर्मेशन, नॉलेज, मैजिस्ट्रेट मतलब कंप्लेंट को छोड़ करके, आप कंप्लेंट को छोड़ दिया मतलब ए को छोड़ दिया, तो बी और सी तो जिंदा है अभी भी। 210 का बता रहा हूँ, सेक्शन 210 का सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, 3 तरीके दिए थे। आपने क्लॉज ए कंप्लेंट को छोड़ दिया, बी पुलिस रिपोर्ट बचा है, बी पुलिस रिपोर्ट बचा है, और सी आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज ऑफ मैजिस्ट्रेट बचा है। अदरवाइज देन अपॉन अ कंप्लेंट, देन ऑन अ कंप्लेंट, मैजिस्ट्रेट मे परमिट, मैजिस्ट्रेट may stop magistrate may stop proceeding at any stage, proceedings at any stage without pronouncing any judgment, without pronouncing any judgment, without pronouncing any judgment. It can be done by, it can be done by जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, JMFC लिखिएगा सीधा सीधा, JMFC और JMSC with the prior sanction of CJM, with prior sanction of CJM। पैरा चेंज करके लिखिएगा, सच स्टॉपल या सच स्टॉपेज, स्टॉपेज लिख लीजिए,
बेहतर शब्द रहेगा। सच ए स्टॉपेज will have effect of acquittal, will have effect of acquittal, will have effect of acquittal. But if it is made before, but if it is made before but if it is made before recording evidence of principal witness, recording evidence of principal witness, then will have effect of discharge. Effect of discharge. All good? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या बताओ जरा इसमें। नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रोविजन है वो बताता है कन्वर्जन ऑफ समन्स केस इनटू वारंट केस। आप समन्स केस को वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, समन ट्रायल की जगह वारंट ट्रायल कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट चाहे ऐसा कर सकता है, लेकिन हर जगह नहीं। वो वहां पर ही समन्स केस को वारंट केस में ट्रायल कर सकता है जहां पर ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो 6 महीने से ज्यादा है। ऑफेंस के लिए जो पनिशमेंट है वो कितना है? इट इज मोर देन 6 मंथ्स। तो 6 महीने से ज्यादा पनिशमेंट वाले के लिए आप क्या कर सकते हैं? समन्स ट्रायल की जगह आप वारंट ट्रायल के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ, हालांकि आपको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे व्हाई यू आर डूइंग सो। ठीक है। पावर ऑफ कोर्ट टू कन्वर्ट समन्स केसेस इनटू वारंट केसेस। When in the course of the trial, summons case relating to offence punishable with for a term exceeding 6 months, it appears to magistrate in the interest of justice, the offence should be tried in accordance with procedure for trial of warrant cases. Such magistrate may proceed to rehear the case in the manner provided by the Sanhita for the trial of warrant cases and may recall any witness who have been examined. तो वारंट ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हैं समन्स केस को। कब कर सकते हैं? जब 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा होती है और मैजिस्ट्रेट्स आपको ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए इस केस को समन्स केस ना करके वारंट केस की तरह जो है ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, इट कैन बी डन। 282 लिख लीजिएगा इसको। अ समन्स केस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वारंट केस इफ इट इज पनिशेबल with imprisonment with with imprisonment for a term exceeding 6 months and it appears to the magistrate that it is in the interest of justice, in the interest of justice, is in the interest of justice. He may recall, full stop, he may recall witness and may rehear the case,
रीहियर द केस। इसमें से सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ कोई डाउट है क्या इसको लेकर के, जो भी देखा हमने? कोई डाउट? हाँ, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि चार्ज जब आप फ्रेम करते हो तो उसके लिए ऊपर आपको हियरिंग करनी होती है, टाइम जाता है उसमें, समझ रहे हो? फॉर्मल चार्ज फ्रेम करने में टाइम जाता है, तो समन्स केस में उसको स्किप किया गया है। आप फेयर ट्रायल के साथ में ये भी तो इंश्योर करना चाहते हो कि स्पीडी जस्टिस हो सके, और ऐसे केसेस जहाँ पर पनिशमेंट उतना है नहीं, केसेस में इतनी सीवियरिटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, वहाँ पर केसेस का ट्रायल थोड़ा जल्दी हो सके, तो वहाँ पर वो करने की बजाय सीधे आपने एक्यूज को लेकर के आए, उसको नोटिस दे दिया कि भाई आपने ये अपराध किया है। चार्ज फ्रेम करने के लिए हियरिंग्स होंगी, है ना? और कोई प्रश्न, और कोई बताओ ज़रा। अगर नहीं है तो अब जो है आपका एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि वारंट केस और एक समन्स केस के बीच में क्या डिफरेंस है। बहुत आता है ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो एक तरफ आप वारंट केस लिखिएगा, एक तरफ समन्स केस लिखिएगा, दोनों का डिफरेंस लिखते जाएंगे, साथ साथ में जो ट्रायल में भी डिफरेंस आता है उस ट्रायल का डिफरेंस भी लिखते जाएंगे। सारी बातें जो है हम कवर यहाँ पर कर लेंगे। फर्स्ट, पनिशमेंट जो है वो कितना कितना होता है, बताओ ज़रा। कितना पनिशमेंट होता है समन्स में, कितना वारंट में, कौन बताएगा? बिल्कुल, हाँ, ठीक है। तो इसमें लिख देना पनिशमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, और वहाँ पे लिख देना अप टू 2 ईयर्स। बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहे हैं, है ना? आप जो है वो आप जब पढ़ेंगे उसको तो बिल्कुल आपको पता लग जाए कि ये डिफरेंसेस हैं। जब एग्जाम में आप लिखने जाएंगे तो बिल्कुल लिख सकते हैं एलेबोरेटेड फॉर्म में। तो लिख लेना पनिशमेंट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, और समन्स में लिख देना अप टू 2 ईयर्स। एक्सीडिंग, फर्स्ट पॉइंट लिख देना एक्सीडिंग 2 ईयर्स में लिख देना फर्स्ट में अप टू 2 ईयर्स, ठीक है। वारंट केस में लिखना मे इशू वारंट, मे इशू वारंट। भाई मैजिस्ट्रेट साहब जब प्रोसेस इशू करते हैं, क्या करते हैं? प्रोसेस को इशू करते हैं, तो वहां पर जो है वारंट इशू कर सकते हैं और समन्स भी जारी कर सकते हैं। लेकिन जब आप समन्स की बात करते हैं तो समन्स में लिखा गया था समन्स शैल बी इशूड, तो इसी को लिख दीजिएगा मैजिस्ट्रेट शैल इशू समन्स, शैल इशू समन्स, शैल इशू समन्स। समन्स केस में समन्स ही भेजे जाएंगे पहले। हालांकि सेक्शन 90 जो है वो बात करता है कि जहां पर आप समन्स के बजाय वारंट भेज सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा, आगे लिखिएगा। थर्ड पॉइंट, फॉर्मल चार्ज मस्ट बी फ्रेम्ड, फॉर्मल चार्ज मस्ट बी फ्रेम्ड। चार्ज फ्रेम करना जरूरी होता है वारंट केसेस में, ऐसा यहां पर जरूरी है क्या? नहीं। नो फॉर्मल चार्ज इज नेसेसरी, नो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग इज नेसेसरी।
नो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग इज नेसेसरी। वारंट केस में लिखिएगा विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट with the permission of the court in case of compoundable or non-cognizable offense, compoundable or non-cognizable offense, non-cognizable only, only, only। यहां पर लिखेंगे आप समन्स में it can be withdrawn with the permission of the court, with the permission of the court, and accused is thereby acquitted, accused is thereby acquitted। नेक्स्ट पॉइंट वारंट केस में लिखिएगा नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट may lead to discharge of accused, discharge of accused, non appearance of complainant may lead to discharge of accused in case of non cognizable or compoundable offense, in case of non cognizable or कंपाउंडेबल ऑफेंस। सेक्शंस आप सारे इनपुट कर लीजिएगा, प्रोविजंस आपको मैंने लिखा ही दिए हैं सारे। फिफ्थ पॉइंट आप समन्स केस में डालिए इफ कंप्लेनेंट इज एब्सेंट, इफ कंप्लेनेंट इज एब्सेंट accused shall be acquitted, accused shall be acquitted। अब देखो जरा, समन्स केस में पावर होता है आपको कि आप प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर सकते हो। कौन से प्रोसीडिंग? विच आर इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेंट। कंप्लेंट के अलावा जो केसेस होते हैं उनको इंस्टीट्यूट, जिनको कंप्लेंट के बेसिस पर इंस्टीट्यूट नहीं किया गया है, उनको आप किसी भी प्रोसीडिंग में किसी भी स्टेज पर क्या कर सकते हैं? स्टॉप कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट को ये पावर होती है। क्या ऐसी पावर आपको देखने को वारंट ट्रायल में मिलती है? नहीं मिलती है। ठीक है, लिख लेना ज़रा, समन्स केस इंस्टीट्यूटेड। अच्छा, पहले तो इसमें लिख लो नो स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग। वारंट केस में लिख लेना नो स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग। नो स्टॉपेज ऑफ प्रोसीडिंग। समन्स केस में लिखना समन्स केसेस इंस्टीट्यूटेड, समन केस instituted otherwise than on complaint, otherwise than on complaint can be stopped by magistrate, can be stopped by magistrate। can be stopped by magistrate। नेक्स्ट लिखना, आप जब भी वारंट केसेस की बात करेंगे, जब भी आप कन्विक्ट करते हैं, कन्विक्ट करने के बाद आप उसको क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर सुनते हैं और उसके बाद ही उसको सजा सुनाते हैं। ऐसा समन्स केस में करना जरूरी नहीं होता है। आप क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस पर नहीं सुनते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, हियरिंग ऑन सेंटेंस। वारंट में लिखिएगा हियरिंग ऑन सेंटेंस। समन्स में नो हियरिंग ऑन सेंटेंस, नो हियरिंग ऑन।
ठीक है। एक डिफरेंस जो इम्पॉर्टेंट है 313 के एग्जामिनेशन को लेकर के है, ठीक है। जो आप BNSS को प्लेनली पढ़ते हैं जब, तो आपको समझ में आता है कि भाई 313 का एग्जामिनेशन करना ज़रूरी नहीं होता है जहां पर आपने मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस को डिस्पेंस विथ कर दिया है। अगर आपको याद आ रहा हो 228 का प्रोविजन याद है क्या? स्पेशल समन्स के जस्ट पहले आपका जो प्रोविजन था, क्या वो याद है? हाँ ना, कुछ तो याद है या नहीं? ऐसा करोगे क्या? टू 228 जो है वो याद है या नहीं? नहीं है याद? ऐसा कैसे? याद है। क्या था 228? 228 बोलता था कि जहां पर आपको ऐसा लगता है आप समन्स भेज रहे हो, आप उसकी पर्सनल प्रेजेंस से उसको क्या कर सकते हो? उन्मुक्त कर सकते हो, डिस्पेंस विद कर सकते हो। कि भाई वो किसी प्लीडर लीडर के थ्रू भी क्या हो सकता है, अपीयर हो सकता है। वहाँ पर मैंने बताया था आपको कि उसके एब्सेंस में और जगह कहाँ प्रोविजंस है जहाँ पर ट्रायल जो है एब्सेंस में हो सकता है, वो बातें भी मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो वहाँ पर जब आपने पढ़ा और फिर आप जब 351 को पढ़ने गए, जब आप कहाँ क्या पढ़ने गए? 351 को पढ़ने गए, तो 351 के सबसेक्शन 1 में क्लॉज बी में, और उसका जो क्लॉज बी के नीचे लिखा हुआ प्रोवाइजो था उसको आपने पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ है कि जहां पर 228 में आपकी प्रेजेंस को डिस्पेंस विद करा है, वहां पर ऐसे एग्जामिनेशन के साथ भी 313 1B जो पहले हुआ करता था, अभी 351 1B हो गया है, इसके एग्जामिनेशन को भी डिस्पेंस विद कर सकते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। जहां पर आपको इस तरीके से, तो ये बुक में तो ये लिखा हुआ है, लेकिन इन प्रैक्टिकलिटी दिस एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी, इट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड इन एनी केस, ऐसा बोला जाता है। पावर है आपके पास में, बट इट इज कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो आप लिखने के लिए जो है लिख लीजिए इसको, बट इट इज नॉट दैट, ठीक है, इज नो सच केस, ठीक है। लिखिएगा जरा, वारंट में लिख दीजिएगा नो सच प्रोविजन, फिर इसमें आप लिखिएगा समन्स केस में अंडर सेक्शन 351 सबसेक्शन 1, 351 सबसेक्शन 1 में, अच्छा, पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज may be dispensed with in एग्जामिनेशन में उसकी प्रेजेंस को जो है डिस्पेंस विथ किया जा सकता है इफ डिस्पेंस्ड अर्लियर अंडर सेक्शन 228, इफ डिस्पेंस्ड अर्लियर अंडर सेक्शन 228, डिस्पेंस अर्लियर अंडर सेक्शन 228। देखो जरा, आपके लिए 351 जो है पढ़ देता हूँ उसका प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट इन समन्स केस वेयर द कोर्ट हैज डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड, इट मे ऑल्सो डिस्पेंस विथ एग्जामिनेशन अंडर क्लॉज बी। क्लॉज बी का जो एग्जामिनेशन है उसको भी डिस्पेंस विथ किया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ऐसा एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, इसीलिए जनरली इस एग्जामिनेशन को
आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात हो गई, मेरी समझ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतने डिफरेंसेस आपने सारे लिख लिए। कोई ऐसा डिफरेंस जो आपको लगा कि हाँ ये परेशान कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप मुझे बता दीजिए। अदरवाइज हम जो है अब आगे बढ़ते हैं। क्या डिफरेंसेस में क्या लिखना है? ये तो सीधा सीधा मुंह से बोलने पे पता लग रहा है। इसमें क्या डिफरेंस हो गया? वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट जो है वो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुआ है। वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, कंप्लेंट पे रजिस्टर हुआ है। ट्रायल का डिफरेंस बोल रहे हो क्या? हाँ सर, ट्रायल पे दोनों के ट्रायल में। अरे तो उसमें क्या डिफरेंस है भाई? डिफेंस स्टेज से तो सेम ही है। उसके पहले इसमें चार्ज फ्रेम होता है, उसमें चार्ज फ्रेम नहीं करना पड़ता है पहले, उसमें प्रोसिक्यूशन एविडेंस पहले लेता है। इतना ही तो डिफरेंस है, और क्या डिफरेंस है भाई? पहले आपने एविडेंस ले लिया, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट में पहले एविडेंस ले लिया, फिर चार्ज फ्रेम किया, फिर तो प्रोसीजर सेम है चार्ज फ्रेम करने के बाद में, क्योंकि आप प्रोसिक्यूशन एविडेंस ले चुके हो तो आप डिफेंस एविडेंस की तरफ आगे बढ़ोगे। और यहां पर आप पहले चार्ज फ्रेम करते हो, पहले डिस्चार्ज की प्रोसेस आएगी, डिस्चार्ज नहीं होता है तो चार्ज फ्रेम करते हो, चार्ज फ्रेम करने के बाद में फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस, डिफेंस एविडेंस, बस फिर सेम है कहानी। क्या डिफरेंस लिखना है उसके अंदर? तो ऐसे टेक्निकल डिफरेंस है थोड़े। वारंट केस समन्स केस का डिफरेंस है बहुत, तो वो जो है हमने लिख लिया। अब इसमें ये तो ना लिखने बैठ गए हम कि जो समन्स केस में एविडेंस होता है वो ऐसे लेना है। हालांकि वो डिफरेंस भी हो सकता है, क्योंकि समन्स केस में आप जब एविडेंस लेते हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, मेमोरेंडम के फॉर्म में होता है, मेमोरेंडम बनाते हो एक। जबकि आप वारंट केसेस में जब भी एविडेंस रिकॉर्ड करते हो, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है, वो नरेशन के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन वो डिफरेंस मैंने इसलिए नहीं लिखा है ताकि आपके लिए अभी कंफ्यूजिंग ना हो, आप आगे जाकर के पढ़ लेंगे, वो इनपुट कर सकते हैं आप इसमें, तो वो पूछा भी नहीं जाएगा कि ऐसा उसमें क्या डिफरेंस है। और पूछा भी जाता है अगर मान लीजिए, तो आपको बिल्कुल आसान सा डिफरेंस है भाई। कंप्लेंट के बेसिस पे रजिस्टर हुआ है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बेसिस पे रजिस्टर हुआ है, तो अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट है। जो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस में होता है वो पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे इंस्टीट्यूट हुआ कहलाता है। भाई वहाँ पर आपके पास में रिकॉर्ड अवेलेबल है, इसलिए आप डिस्चार्ज की प्रोसेस पहले करते हैं। यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड होता नहीं है, तो इसलिए आप पहले प्रोसिक्यूशन से एविडेंस ले लेते हैं। वो कंसीडर करने के बाद आप डिस्चार्ज करते हैं या चार्ज फ्रेम करते हैं। वहाँ पर पुलिस रिपोर्ट को, डॉक्यूमेंट्स को देख करके ही आप चार्ज डिस्चार्ज की प्रोसेस डिसाइड करते हैं, और उसके बाद में प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेते हैं। यहाँ पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो ही चुका है, तो आप क्या करेंगे? आप डिफेंस एविडेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन जरूर करा लेंगे पहले, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का पहले क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ होगा, तो भाई क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, और कोई डिफरेंस कहाँ है? और कोई डिफरेंस नहीं है। अब भाई ऑब्वियस सी बात है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो पहले लिया गया था, विटनेस को एग्जामिन किया गया था, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था। उनका क्रॉस एग्जामिनेशन चार्ज डिस्चार्ज के बाद करते हैं। आप चार्ज फ्रेम कर दिया तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करवाएंगे, डिस्चार्ज कर दिया तो भाई क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत ही क्या है फिर अब? क्योंकि आप जब देखो ना जरा, जब आप ये देखने जाते हो कि डिस्चार्ज करना है या चार्ज फ्रेम करना है, तो आप ये देखते हो कि इफ सच एविडेंस इज अनरिबटेड, अगर वो एविडेंस अनरिबटेड रहा तो कब देखोगे? जब उसका क्रॉस नहीं हुआ होगा। अब अनरिबटल तो होगा ना क्रॉस में उसका, ठीक है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन बाद में होता है।
और कोई समस्या और कोई परेशानी वारंट ट्रायल समन ट्रायल को लेकर के आपके पास हो तो वो बता दीजिए। नहीं है